ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा जी। जो बताए हैं वो भूलोगे नहीं, और उतना याद रहेगा ना तो ऑप्शन देके भी कर लोगे, ये हमको पता है। राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगीत का, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सी, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, आई करेगा, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा आई करेगा। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ई, वेरी गुड। तुम लोग अब तैयार हो, ठीक है। नदी, नदी को भी हम लोग साफ सुथरा बनाए रखेंगे। किसमें कहा गया है? पर्यावरण आ गया, सब उसी में, पर्यावरण में सब चीज आ गया। देखना, यही सब क्वेश्चन तुम लोग फंसोगे, फंसना नहीं है, नॉर्मल बच्चा फंसेगा। तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाए क्या नदी का सुरक्षा? नहीं पढ़ाए। और पर्यावरण में बताए होंगे, जंगल हो गया, नदी हो गया, ये सब अगर डाल के पूछे तो सबका आंसर होगा जी, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? 58। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, 61। महाभियोग बिल जो लाएंगे उससे सबसे पहले कितने लोगों का अनुमोदन चाहिए? एक चौथाई सदस्य का। और पारित कितने से होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर भर्ती हो जानी चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए, 62। इसमें कहा गया है 62, ठीक है। ज्यादा नहीं समय बर्बाद करेंगे, जो नहीं पढ़े उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बाबू एक ऐसा टॉपिक है ना, जिस तरह से हम अभी 10 पूछ लिए ना, तुम लोग को लिस्ट बनवा दिए हैं, तुम लोग का भी यही रूटीन होना चाहिए। कभी भी दिन में एक बार निकाल लिए, 2 दिन में एक बार निकाल लिए, 5 मिनट समय दिए और 10 ऊपर से रिवाइज कर लिए, 15 रिवाइज कर लिए। 1-2 महीना भी अगर ऐसा कर लोगे ना, तो हमको लगता है पूरा जो 100 अनुच्छेद तुमको एक्स्ट्रा बताए हैं वो मुश्किल से 10 मिनट में रिविजन है। खाली ऐसे करना है, रिविजन हो जाएगा। छोड़ दोगे तो जितना मेहनत से पढ़ा है इतना ही मेहनत दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए छोड़ना मत। चलो, तो कल हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़े थे सब चीज, ठीक है। कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 1921, 22 जुलाई 1947। और ये प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पहली बार झंडा फहराया किसने, तो मैडम भिखाजी कामा, स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में, ठीक है। अगर पूछा जाए आजादी के बाद पहली बार किसने फहराया? आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री वो है, तो आजादी के बाद पहली बार किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू। 14 तारीख को हम लोग भगाए थे पाकिस्तान को, उसके बाद रात में ही हम लोग झंडा फहराए, पहले दूसरे दिन फिर से फहराए, तो 14 तारीख को भी फहराए, दूसरे दिन फिर फहराए, ठीक है। कौन फहराया? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए इसमें कभी, ये रिसेंटली 2024 का घटना है जब मोदी जी ने इसका उल्लेख किया है, इसलिए हो सकता है पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए, क्या हुआ, दिक्कत हो गया? तो बेंच हटा कर ही दिया जी, नहीं होगा एडजस्ट, नहीं होगा तो दूसरा बेंच लगाओ, हो जाएगा एडजस्ट, कर लो आज, ठीक है। क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे हम? हाँ, मोदी जी के बारे में बता रहे थे कि मोदी जी रिसेंटली अपने भाषण में उल्लेख किए हैं एक हंसा मेहता का। क्या नाम है? हंसा मेहता। अब ये नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कहाँ सुने हो? कहाँ सुने हो? बिल्कुल सही। जो संविधान सभा में जो 15 महिलाएं चुनी गई थी, उसी में से एक थी हंसा मेहता। अब अभी ये चर्चे में आया, इसलिए अगर एग्जाम में आया तो ध्यान देना कि महिलाओं के तरफ से जो एक झंडा समिति है बना हुआ या झंडा रिप्रेजेंटेशन है, वो किया था हंसा मेहता ने। और 15 तारीख को उन्होंने भी झंडा फहराया था। किसने फहराया था? हंसा मेहता ने। अगर देश के लिए अगर पूछा जाए तब कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब ऑप्शन में हंसा मेहता वाला क्वेश्चन रहेगा, कुछ याद नहीं रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये याद रखना सर बताएं एक चीज कि झंडा फहराने से संबंधित अगर पूछा जाए तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हंसा मेहता। अब ये सवाल बहुत पहले एक बार पूछा गया है, उसके बाद ये सवाल कभी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन रिसेंटली 2024 वाले भाषण में मोदी जी इसका इस्तेमाल किए थे, इसलिए उसके बाद चांसेस है किसी एग्जाम में ये पूछा जाए, ठीक है।
कुछ भी पूछे, झंडा फहराने से, आजादी के समय झंडा फहराने से अगर ये क्वेश्चन आया तो आंसर क्या कर दोगे? हंसा मेहता। नहीं तब तो अपना जवाहरलाल नेहरू है ही। ठीक है, चलो। झंडा को डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया। ठीक है, किस वर्ष दिया था? 1921। कांग्रेस ने कब अपनाया? 1931। यही है रिवीजन। हम इच्छा हमेशा यही होता है कि जब हम रिवीजन किसी चीज का करवाएं तो हम क्वेश्चन ठोके और उधर से आंसर आए। अब बैठ के मुंह ताकोगे तो फिर मजा नहीं आता, फिर मेरा मजा खराब हो जाता है। ठीक है, झंडे में जो चक्र है उसका रंग है गहरा नीला। गहरा नीला इसका किसको सिंबलाइज करता है? ये प्रगति और निरंतरता को। किसको? प्रगति और निरंतरता को। ठीक है, चलो इसके बाद बताओ तुम लोग, झंडा गीत किसने लिखा? श्याम लाल गुप्त पासा। अच्छा, तुम्हारे नोट्स में श्याम लाल प्रसाद गुप्त लिख दिए है ना, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट्स है जो कल शायद हम छोड़ दिए होंगे, ऐसे ये सब जानकारी के लिए कि शुरुआती दौर में जब झंडा बनता था वो किस कपड़े में बनता था? सिर्फ खादी में। किसमें बनता था? खादी में। इस पर लेकर कई बार विवाद भी उठा था। वो भी जो देश में एक झंडा बनता था, मतलब 15 अगस्त के लिए, या कहीं पे राष्ट्रीय भवन होगा या कोई भी ऑफिस में झंडा अगर फहरेगा, तो जो खादी ग्रामोद्योग है, ठीक है, वहीं से बन के आता था। कर्नाटक में है, वहीं से झंडा बन के आता था, वही फहराया जाता था। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अभी भी जो देश के जैसे लाल किला हो गया, राजपथ हो गया, ये सब पे वहीं से आता है, पर अब खादी कंपल्सरी नहीं है। अब पॉलिस्टर कपड़े में भी बनाया जाता है और ये मतलब वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कई लोग विवाद करते हैं, अरे पॉलिस्टर का झंडा बना के अपमान कर रहा है, तो अब अपमान नहीं है। 2021 के बाद अपमान नहीं है, 2021 में ये लीगल हो चुका है। अब दूसरे कपड़े में भी, गैर खादी कपड़े में भी चलेगा। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग कब होता है? 15 अगस्त या 26 जनवरी? 15 अगस्त। और फ्लैग अनफर्लिंग? ठीक है, क्या चड्डी में हम लोग झंडा बना सकते हैं? कमर से नीचे नहीं। झंडा कोड कब लागू हुआ? ध्वज कोड 2002 में। ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? हाँ। किस अनुच्छेद के तहत? 19(1) के ए के तहत। कब से मिला है? जज महोदय कौन है? BN खरे। गुड। अच्छा, झंडा कब झुकाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय शोक पर। ठीक है, या नहीं तो राष्ट्रीय शोक अगर हम मना रहे तो भी ठीक है, या नहीं तो मान लो कोई दूसरे देश के अगर राष्ट्रपति वगैरह या प्रधानमंत्री वगैरह जिसका हमसे संबंध अच्छा हो, वो लोग भी अगर उनका भी डेथ होता है, हम लोग उस समय में मतलब देश में कोई घटना घटेगा तब तो हम झुकाएंगे ही, लेकिन दूसरे देश के सम्मान में भी ऑब्वियस है ना, तुम जिससे लगाव रहता है तो तुम्हारे मन में दुख होता है, तो हम लोग झुकाते हैं। अभी रिसेंटली शायद कोई मरे थे दुबई के या कहीं के, कोई राजा वगैरह मरे थे, तो शायद हम लोग 7 दिन तक झंडा झुकाए थे। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि विदेशियों के लिए हम इतना सम्मान दें। ठीक है, अगर हमारे देश में पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व PM, उपराष्ट्रपति, ये सब अगर इनका देहांत होता है तब हम कितने दिन झुकाते हैं? 7 दिन। अभी रिसेंटली कौन किनका देहांत हुआ है? मनमोहन सिंह का। तो इसमें मनमोहन सिंह का भी डेथ हुआ था दिसंबर 2024 में, और इनके लिए हम लोग 7 दिन का झंडा झुकाए और 7 दिन तक नेशनल शोक मनाए थे हम लोग। ठीक है, चलो। अगर राष्ट्रपति, PM, उपराष्ट्रपति का पद पे रहते हुए निधन हो जाए कितना दिन तक शोक मनाते हैं? 12 दिन। अगर कुछ छूट जाता है, ये सब देखो, ये सब पढ़ लेता है ना तुम लोग। ठीक है, चलो। नोट्स दिए क्यों है? पढ़ने के लिए ना। ये थोड़ा बहुत अगर कहीं छूट जाता है उसको पढ़ लोगे। अच्छा, अभी खत्म नहीं ना हुआ है, हमको लगा ये खत्म हो गया। चलो, अब हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये भी एकदम हल्का टॉपिक है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। जो नहीं जान रहे हो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और जो जान रहे हो वो बस एक लाइन यहाँ से याद रखोगे, बाकी कोई काम का है नहीं। चलो, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है जानते हो? अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। हर कोई देखे हो अशोक स्तंभ? नहीं देखे हो तो आज ही निकाल के मोबाइल पर देख लेना अशोक स्तंभ होता कैसा है। ये सब आना चाहिए तुमको। ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है अशोक स्तंभ का। ये जो डंडा बनाए ये शेर है। ठीक है, अशोक स्तंभ। देखो, आजकल कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो मतलब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर रहेगा तो कर पाओगे, नहीं तब नहीं कर पाओगे। पर हम सब चीज लिख दिए। यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है। अगर पूछा जाए हम लोग ये अशोक स्तंभ जो उठाए हैं ये कहाँ का अशोक स्तंभ है, तो सारनाथ का। कहाँ का है? सारनाथ। इसको हम लोग सिंह स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह स्तंभ। ठीक है, क्यों? क्या हुआ?
इसको हम लोग सिंह स्तंभ, क्या हुआ, अच्छा जगह का बेंच लगा लो ना, कर लो तो बैठ जा, कर लो, यहाँ भी तो खाली है, 3-3 बैठा है ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करो। ठीक है ठीक है, चलो वापस आओ, क्या बता रहे थे, हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल है, हमारा राष्ट्रीय सिंबल है, इसको हम लोग सामान्यतः अशोक स्तंभ कहते हैं। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है, सारनाथ से, सारनाथ से, कहां से, सारनाथ से। अब अशोक, अभी जब हिस्ट्री पढ़ोगे, जो नहीं पढ़े हो, तो अशोक का बहुत सारा स्तंभ है, ठीक है, उसमें से अलग अलग स्तंभ पे अलग अलग चित्र बने होते हैं। तो ये पूरा पिलर है, पूरा पिलर हम लोग नहीं उठाए, ये पूरा पिलर है। अक्सर पे देखा गया कि यहाँ से ऊपर कुछ जानवर वगैरह का डिपिक्शन होता है, ये जो है ये इसको सिंह स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन जानवर कौन है, सिंह, वही हम लोग उठाएं। तो हमारा जो अशोक स्तंभ है, इसको सिंह स्तंभ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिंह स्तंभ। तो ध्यान देना, सामान्यतः हम अशोक स्तंभ कह देते हैं, पर ये है सिंह स्तंभ, कहां से लिया गया है, सारनाथ से। अब जो सिंबल हम लोग उठाए हैं, ये तो देखा हुआ सबका है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गड़बड़ होगा। एग्जाम में क्या क्या सवाल आता है, कितने शेर है, ये देखा होगा। तो जो बच्चा सिर्फ पिक्चर दिमाग में रख के आंसर करेगा, वो करेगा 3, कितना करेगा, 3, क्योंकि कितना दिख रहा है, 3। तो याद रखोगे ये ऐसा है, ठीक है, ये जो है ऐसा है, इसमें एक शेर यहाँ है, एक शेर यहाँ है, एक शेर यहाँ है, पीछे वाला शेर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबका सर जो है वो बराबर है। यहाँ वाला भी दिख जाता है हमको, यहाँ वाला भी दिख जाता है, यहाँ वाला भी दिख जाता है, पछवाड़े वाला नहीं दिखता है। तो टोटल शेरों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। अब यही सेम टू सेम इसको इमेजिन करो, 4 शेर हो गया, और 4 शेर के नीचे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पट्टी है, क्या है, पट्टी। इस पट्टी में जानवर है 4, कितने जानवर हैं, 4। इस हर एक जानवर के बीच में एक एक चक्र है, क्या है, एक एक चक्र, मतलब एक रहेगा शेर, उसके बाद फिर एक चक्र, फिर रहेगा घोड़ा, फिर एक चक्र, फिर रहेगा सांड, उसके बाद चक्र, उसके बाद हाथी। तो टोटल 4 जानवर हैं, कितने जानवर हैं, 4। तो 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि शेर के नीचे, जो 4 शेर बैठा हुआ है, उसके नीचे कितने जानवर हैं, तो उसके नीचे भी 4 जानवर हैं, लेकिन उस जानवर में से भी एक जानवर कौन है, शेर। कई बार तुमसे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा जानवर अशोक स्तंभ में नहीं मिलता है, और ये सब बच्चा अक्सर नहीं मार पाता, इसलिए ध्यान से याद रखोगे, ठीक है, कि अशोक स्तंभ में 4 जानवर है, एक है शेर, एक है हाथी, एक है घोड़ा, और एक है बैल, बैल या सांड, एक ही हुआ, ठीक है, बैल या सांड। कितने जानवर हैं अशोक स्तंभ में, 4। कौन कौन है, शेर, हाथी, घोड़ा, बैल, ठीक है, तो 4 जानवर हो गए। पट्टी में भी कितने जानवर हैं, 4, और टोटल में भी कितने जानवर हैं, 4। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पट्टी में 3 अलग जानवर और एक शेर ही है, याद रहेगा इतना सा चीज, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लो, तो शेरों की संख्या कितनी है, स्तंभ में 4। एक समय पर दिखते कितने हैं, 3, कितने दिखते हैं, 3। शेरों के नीचे पट्टी पर बीच में क्या होता है, अशोक चक्र। साथ में कितने पशु हैं, 4, शेर, घोड़ा, हाथी और सांड। कोई दिक्कत, याद रहेगा इतना सा। ये जानवर याद रखना, जानवर में कंफ्यूजन होता है, शेर सबको याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है कि क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या जानवर है, घोड़ा, हाथी और बैल, ठीक है। अब इसका भी अपना सिंबलाइजेशन है कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, पर उसकी आवश्यकता तुमको फिलहाल नहीं है, वो सबसे भी सवाल नहीं पूछा जाता। जैसे झंडा में बताया ना, तीनों कलर का, चक्र का क्या मतलब है, तो यहाँ पे भी मतलब है, पर उससे सवाल तुमसे नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। चलो, इसके नीचे किसमें लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो ये जो देख रहे हो, ये हो गया 3 शेर, एक शेर यहाँ पीछे में, उसके बाद ये हो गया पट्टी, ये पट्टी भी गोल है, कैसा है, गोल है, जिसमें 2 जानवर तुमको अभी दिख रहा है, शेर और हाथी, और दूसरा साइड जो 2 जानवर है वो है कौन, घोड़ा और बैल। कौन है, घोड़ा और बैल। तो याद रखना, शेर और हाथी एक तरफ दिखता है हमको, मतलब एक बार देखोगे तो एक ही 2 ही जानवर दिखेगा, जैसे ऊपर 3 शेर दिख रहा था ना, वैसे ही 2 ही जानवर एक बार में दिखेगा। तो शुरुआत में जो साथ में तुमको दिखेगा, वो दिखेगा शेर और हाथी, क्या दिखेगा, शेर और हाथी। जो पछवाड़े में छिपा हुआ रहेगा उसमें क्या दिखेगा, घोड़ा और बैल। पीछे से देखोगे तो वही नजर आएगा, घोड़ा और बैल, और पीछे छिप जाएगा शेर और हाथी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिए हम लोग, मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिए हैं, अभी हिस्ट्री वाला जब रिवीजन करवाएंगे तो वहां बताएंगे कुछ कुछ उदाहरण, फलाना चीज कहाँ से लिए हैं, ढकाना चीज कहाँ से लिए हैं। इसी में से एक सबसे एग्जाम में अधिक पूछे जाने वाले सवाल है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। उपनिषद कई हैं, उसमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है, मुंडको उपनिषद।
वहीं से ये वाक्य हम लोग उठाए, सत्यमेव जयते। और किस भाषा में ये है, किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में, ऑब्वियस। ठीक है। अगर पूछा जाए कि हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक अपनाए कब, कब अपनाए? 24 जनवरी, 26 जनवरी था, 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जब हम लोग संविधान लागू किए, उसी दिन हम लोग अपना सिंबल भी अपना लिए। तो अब पूरा कहानी में 3 ही बात तुमको याद रखना है। ये हमारा सिंबल है क्या? अशोक स्तंभ। अभी जितना आसान लग रहा है ना, एग्जाम में गलती होगा, वहां दे देगा अशोक चक्र। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ नहीं देगा, सिंह स्तंभ देगा। क्या देगा? सिंह स्तंभ। तो वहां तुमको ज्यादा अपना कौन लगेगा? अशोक चक्र। ठीक है, इसलिए मार दोगे। याद रखना, हमारा सिंह स्तंभ है, या अशोक स्तंभ, या सारनाथ का सिंह स्तंभ, कुछ लिखा रहे मार देना, यही सही होगा। दूसरा, इसमें कितने जानवर है? 4। शेर कितने हैं? 4। ऊपर शेर 4, जिसमें हमको एक बार में कितना दिखेगा? 3। शेर के नीचे जो गोला पट्टी है, इसमें कितने जानवर? 4। एक स्वयं शेर है, 3 अन्य जानवर में घोड़ा, हाथी और बैल। ठीक है, इसके नीचे देवनागरी भाषा में लिपि में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। और कहां से उठाए हम लोग? मुंडकोपनिषद। कब अपनाए हम लोग? 26 जनवरी 1950। क्लियर हो गया? बढ़ जाए आगे। आगे है राष्ट्रगान। 2 है हमारे पास, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। जानते हो सभी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या क्या है? जन गण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत। ये तो सबको पता है, पर जो भूल जाते हो, हम बार बार पढ़ाते हैं, बताते हैं एक बार तुम लोग को लॉजिक। अगर भूल जाते हो कौन सा राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रगीत है, तो कैसे रिकॉल करोगे? जाना गाना माना, गान हो गया। ठीक है, गाना, गाना से गान, जाना गाना माना होता है ना जी, तो गाना से गान। तो राष्ट्रीय गान क्या हो गया? जाना गाना माना। ये उसके लिए है जो कंफ्यूज हो जाता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है। क्योंकि पता सबको है कि जाना गाना माना भी गाते हैं, वंदे मातरम भी गाते हैं, पर जाओगे, लड़की लोग जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षण के समय में, तो आएगा जो बुढ़ा सब पूछेगा, बताओ राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, हो गया जाएगा बेइज्जती। तो याद रखना, राष्ट्रीय गान ना पूछे, है गान पूछे, हम गान पूछे ना, अच्छा गीत पूछे, अच्छा हमको थोड़ी जाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान क्या है? बोल दोगे वंदे मातरम। तो घबराना नहीं है, याद करना है। सर क्या बताए थे? गाना गान, गाना गान। तो जाना गाना माना क्या है? राष्ट्रीय गान। तो अब ये से जो बच गया वो क्या होगा? राष्ट्रीय गीत। चलो, तो राष्ट्रीय गान हमारा है जन गण मन। रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है रचनाकार? रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक है बांग्लादेश और एक है भारत। तो बांग्लादेश का उन्होंने लिखा नहीं था, वो चुरा लिया। ठीक है, उन्होंने बंगाल के लिए लिखा था, अमार सोनार बंगला। ठीक है, क्या लिखा था? अमार सोनार बंगला। ठीक है, हमारा सोना जैसा बंगला। लेके चला गया कोई और। ठीक है, यही सोना बाबू करने के चक्कर में यही होता है, लेके चला गया बांग्लादेश। अब वो बोला ये तो हमारा गाना है, तो हमारा गाना है तो रख लिया। तो बांग्लादेश का आज के डेट में राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बंगला। इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो हम लोग भी रख सकते थे वो, लेकिन अब वो दूसरा ले लिया, तो उसमें सिर्फ बंगाल दिखा रहा था ना, लेकिन हम लोग को पूरा भारत को देखना था। और बहुत बढ़िया ये गाना है जन गण मन जो है, ये बहुत बढ़िया गाना है। इसमें पूरे भारत का बाउंड्री हम लोग लिए हैं। ठीक है, कभी इसको आराम से पढ़ के देखना क्या क्या आता है। आता है तुम लोग को जन गण मन? क्या है एक बार गाओ तो। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। आगे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। देख रहे हो, पंजाब सिंध पूरा ले लिए, गुजरात मराठा। आगे, द्राविड़ उत्कल बंगा। द्राविड़ दक्षिण भारत हो गया, उत्कल हो गया। उत्कल क्या हुआ? अरे रुको, तो पहला स्टेंजा तो सबको समझ में आ गया। पहला स्टेंजा क्या था? पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो मैप में देखोगे तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा। इसके बाद क्या आया? द्राविड़ उत्कल बंगा। द्रविड़ में पूरा दक्षिण भारत आ गया। उत्कल में उड़ीसा आया। क्या आया? उड़ीसा। और बंगा से बंगाल आया। अब आए मध्य भारत, बीच वाला हिस्सा। अब क्या है? विंध्य हिमाचल। विंध्य हो गया मध्य हिस्सा, और हिमाचल क्षेत्र ऊपर वाला हिस्सा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। मतलब हमारा जो सीमा है वो सिंध क्षेत्र से लेकर पूरा दक्षिण भारत से पूर्व में बंगाल तक, और ऊपर में हिमालय से।
और उसमें बहने वाली नदियां भी हमारी है। कौन सी नदी? यमुना और गंगा। तो सोचो कि लिखने के समय पूरे भारत को इमेजिन करके कितना मेहनत से लिखे होंगे। जितना आसानी से पढ़ रहे हो ना, लिखना इतना आसान नहीं रहा होगा। एक ऐसा गाना लिखे जो पूरे भारत को अपने अंदर समेट के रखे, तो इसलिए इससे बढ़िया गाना शायद ही कोई लिखा होगा दोबारा। ठीक है, इसलिए आज हमारा राष्ट्रीय गान है। तो बहुत बढ़िया गाना है। और इन्होंने इसका जो टाइटल दे रखा था वो क्या रखा था? भारत भाग्य विधाता। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है इसको, जिस टाइटल के साथ लिखा था वो लिखा था भारत भाग्य विधाता। क्या था? भारत भाग्य विधाता। क्या टाइटल था? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, तो इन्होंने तो बांग्ला में लिखा था। किसमें लिखा था? बांग्ला में। तो लिखा था भारतो भाग्यो विधाता। क्या लिखा था इन्होंने? भारतो भाग्यो विधाता। ठीक है, ये बांग्ला में है। भारत भाग्य विधाता उसका अर्थ हुआ। इनका क्या अपना लैंग्वेज था? भारतो भाग्यो विधाता। भारतो भाग्यो विधाता। ठीक है, इसी शीर्षक के साथ इन्होंने 1912 ईस्वी में पहली बार प्रकाशन किया था। और इन्होंने रचना इसकी की थी 1911 में। रचना अगर पूछा जाए कब क्या किया था? 1911 में रचना किया था। और पहली बार गाया कहां? पहली बार गाया कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में। कहां गाया पहली बार? कहां लिखे हैं? हाँ, पहली बार गाया गया। कहां गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। कब गाया गया? 1911, 27 दिसंबर। कौन सा डेट था वो? 27 दिसंबर। ठीक है, देखो कांग्रेस जो पार्टी बना था, हर साल बैठक करता था, ये तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उसी को हम लोग वार्षिक अधिवेशन कहते थे, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। तो कांग्रेस वाला भी जब रिवीजन समय में पढ़ोगे और वापस जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो सब याद करवाएंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अभी फिर से रिवीजन में भी याद करवाएंगे। तो अलग अलग साल कहां कहां बैठक हुआ ये याद रखना है। उसमें से एक ये भी है कि 1911 का बैठक कहां हुआ? कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन की जब शुरुआत हुई तो पहली बार जन गण मन को प्रस्तुत किया गया। किसने गाया? सरला देवी ने। किसने गाया? सरला देवी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी है, सरला देवी चौधराइन। पूरा नाम क्या है इनका? सरला देवी चौधराइन। ठीक है, चौधराइन टाइटल इनके विवाह के कारण आया है। ठीक है, तो सरला देवी चौधराइन ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी है। और इन्होंने ही इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया सुर लय ताल के साथ। ठीक है, तो पहली बार गाया कब? 1911। और इसके अगले साल 1912 में इसको तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। किस वर्ष? 1912 में। किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। और टाइटल क्या रखा गया था? ये टाइटल नहीं था, ये अर्थ है। तुम्हारे एग्जाम में याद लगा, इसका लिख लेना तुम लोग, भारतो भाग्यो विधाता। क्योंकि बांग्ला है, भारतो भाग्यो विधाता, जिसका अर्थ हुआ भारत भाग्य विधाता। ठीक है, भारतो भाग्यो विधाता, ये लिख लेना। ये बांग्ला में था, भारतो भाग्यो विधाता। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि मूल भाषा क्या था इसका? क्या था? बांग्ला। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये आधा सही है। पूरी तरीके से सही होगा बांग्ला संस्कृत। क्या है मूल भाषा इसका? बांग्ला संस्कृत। ठीक है, बांग्ला संस्कृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्ला संस्कृत। अब ऐसा क्यों है? अगर एक भाषा तुमको चुनने दे तो क्या चुनोगे? बांग्ला। अगर एक भाषा चुनने के लिए बोले तुमको तो क्या चुनोगे? बांग्ला। ठीक है, एक भाषा में तो बांग्ला ही आएगा। लेकिन अगर दो भाषा दिया तो क्या हो जाएगा? बांग्ला संस्कृत। मतलब इन्होंने बांग्ला तो लिखा, जैसे हम लोग हिंदी ही लिखते हैं, तो देखोगे तुम कई गीत वगैरह में हम लोग संस्कृत के शब्द वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी जो स्टैंजा है वो संस्कृत वाला उठाया गया है। इसीलिए कहा जाता है ये सिर्फ बांग्ला में नहीं है, इसमें संस्कृत भी मिक्स है। इसीलिए इसकी भाषा जो है वो है बांग्ला संस्कृत। क्या है? बांग्ला संस्कृत। लेकिन मूल रूप से कौन सी भाषा है? बांग्ला। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जाना गाना माना का भाषा क्या है, तो वहां पे एक ही ऑप्शन में रहेगा बांग्ला। और एग्जाम में अगर बेहतर करना चाहेगा तो क्या कर देगा? बांग्ला संस्कृत। और इस तरह का एग्जाम करता है कभी कभी। हम याद करो बताए थे जब पहली बार हम पढ़ा रहे थे अपने बैच में, जो कुछ बच्चा होगा उसको पता होगा, हम बताए थे जो गोलमेज सम्मेलन है, पहला गोलमेज सम्मेलन तुम सब जगह रटे हुए होगे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। और हम जब पढ़ा रहे होंगे उसमें बोले होंगे कि पहला वाला दिसंबर में शुरू हुआ था और जनवरी तक चला था। 30-31 जिस साल हम पढ़ाए थे उसी साल एसएससी से चलिए सवाल पूछी है और उसमें ऑप्शन दिया है कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1930-31, 1932, 1931। तो और ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1930 पहला ही ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया 1930-31। तो सही क्या होगा? 1930-31। वहां 30 गलत हो जाएगा, तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है वो निकल जाएगा बाहर। इसीलिए बोले यहाँ अगर बांग्ला दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बांग्ला हिंदी, बांग्ला संस्कृत, बांग्ला गुरुमुखी ऐसा दे दिया तब क्या होगा? बांग्ला संस्कृत। इसलिए हम जानकारी पूरा रखेंगे।
लेकिन हाँ, जो आम बात है उसको भूलेंगे थोड़ी ना, ज्यादा हम थोड़ा सा सीख लेंगे तो बात नहीं है, और अच्छा ही लगता है ये सब जानना। ठीक है, चलो, तो मूल भाषा क्या थी? बंगाली, लेकिन किस में लिखा गया? बांग्ला संस्कृत में। पहली बार गाया गया 1911, कब? 27 दिसंबर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। स्थल पूछेगा तो कलकत्ता। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर। किसने किया था? बिशन नारायण धर। कई जगह तुमको बिशन नारायण धर की जगह बिशन नारायण दत्त मिलेगा, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिशन नारायण धर या बिशन नारायण दत्त एक ही आदमी है, वो सब में ज्यादा नहीं घुसना है। क्या याद रखना है? बिशन, बस हो गया काम खत्म, इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, गाया किसने? सरला देवी। किसने गाया था? सरला देवी। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? 1912। किस पत्रिका में? तत्वबोधि पत्रिका। किस शीर्षक के साथ? भारतो भाग्यो विधाता। भारतो भाग्यो विधाता। इसके बाद इसका हिंदी जब अनुवाद होगा उसमें भारतो भाग्यो विधाता को हम लोग भारत भाग्य विधाता कर लेंगे। और हम लोग जो अपनाए हुए हैं अभी, तुम जो अभी गाया, ये बांग्ला में है कि हिंदी में? ये हिंदी में है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये हिंदी है। तो हम लोग, ये भी एक बढ़िया सवाल बनता है कि हम लोग जिस जन गण मन को अपनाए वो बांग्ला है कि हिंदी है? अब देखो, जिसको ये सब पढ़ा हुआ नहीं है ना, ये सब क्वेश्चन में फंसते रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि रटे हैं कि नहीं रटे हैं, पता है कि नहीं है, वो बांग्ला मार के आ जाएगा। तो मूल रूप से ये बांग्ला था, पर हम लोग जो अपनाए वो हिंदी है। और इसका हिंदी अनुवाद का श्रेय किसको दिया जाता है? आबिद अली को। किसको दिया जाता है? आबिद अली। किसको दिया जाता है? आबिद अली। तो याद रखोगे, इसका हिंदी अनुवादक कौन है? आबिद अली। आबिद अली। और इन्हीं के द्वारा, आबिद अली के द्वारा ही जो अनुवाद किया गया है, उसी को हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 किस वर्ष अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। तो अपनाया कब गया? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950, मतलब संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, और 24 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए। तो कब अपनाए हैं? 24 जनवरी 1950। राष्ट्र का जो सिंबल है, राष्ट्रीय सिंबल, उसको कब अपनाए हम लोग? 26 जनवरी 1950। ठीक है, हिंदी अनुवादक कौन है? आबिद अली। अब एक और सवाल पूछा जाता है, इसका अंग्रेजी अनुवादक क्या पूछा जाता है? अंग्रेजी अनुवादक। तो अंग्रेजी अनुवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद किया है। अगर पूछा जाए कि इसका अंग्रेजी अनुवादक कौन है? कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसका शीर्षक क्या था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए जन गण मन का, या भारत भाग्यो विधाता का, या भारतो भाग्य विधाता का अंग्रेजी अनुवाद किस शीर्षक के साथ किया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कब किया? 1912 में ही। कब किया? 1912 में। 1912 में ही मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको प्रकाशित किया गया अंग्रेजी अनुवाद के रूप में। कोई दिक्कत यहां तक? क्या राष्ट्रीय गान पूरा समझ में आया? अब एक सवाल और इससे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगा था, यह पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय गान को गाने में ये ऑफिशियल समय बांधा हुआ है कि अगर हम प्रॉपरली राष्ट्रीय गान गाएं तो हमको 52 सेकंड में पूरा करना है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। तो याद रखोगे, गाने में लगने वाला सेकंड कितना है? 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड। ये याद रखोगे बाबू, जो नई बार पहली बार पढ़ रहे हो ना, वो ये सब अच्छे से याद रखना। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा ये सब, लेकिन जो पहली बार पढ़े उसको याद रखना पड़ेगा कि समय कितना लगता है? 52 सेकंड। यानी अगर हम जन गण मन शुरू किए तो 52 सेकंड के अंदर ही हमारा पूरा हो जाना चाहिए। जितना भी ऑफिशियली गाना होता है लगभग इसी समय के अंदर पूरा हो जाता है, पर कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है सेकंड कितना लग रहा है। नॉर्मली लोग गा दिया, हो गया, कहानी खत्म। पर अगर कहीं पे उसको संगीतबद्ध किया जाएगा तो कितना सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए? 12 सेकंड में। लेकिन इसका 2 रूप है, एक इसका फुल वर्जन है और एक संक्षिप्त वर्जन है, जिसमें हम लोग पहला और आखिरी स्टैंजा खाली गाते हैं। इसमें लगना चाहिए 20 सेकंड। कितना लगना चाहिए? 20 सेकंड। तो 2 सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, और ये तो अनगिनत बार पूछा है कि कितना लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में? 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड। अगर संक्षिप्त वर्जन गाएंगे तो कितना? 20 सेकंड। और संक्षिप्त में क्या गाएंगे? पहला और आखिरी, पहला और आखिरी। ठीक है। अगर पूछा जाए धुन किसने तैयार किया, ये जो धुन संगीतबद्ध इसको किया गया था, धुन किसने तैयार किया था? किसने किया था? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। क्या नाम था इसका? राम सिंह ठाकुर। ठीक है, राम सिंह ठाकुर। इन्होंने इसको आप धुन तैयार किया था। ये जन गण मन, कहीं तुम सुनता होगा जन गण मन तो वहां धुन अपने आप दिमाग में आ जाता होगा, या सुनोगे वो म्यूजिक तो आ जाएगा। तो ये म्यूजिक किसने तैयार किया था? ये धुन तैयार किया था राम सिंह ठाकुर ने। ठीक है। और कुल पद इसमें कितने हैं? 5। कितने पद हैं? 5।
जिसमें से संक्षिप्त वर्षन में कितने गाते हैं हम लोग? 2, प्रथम और अंतिम पद। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हो गया राष्ट्रगान तुम्हारा पूरा। फिर से एक बार पूरा चीज रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर। कब किया इन्होंने रचना? 1911। मूल भाषा बंगाली, बंगाली और संस्कृत। पहली बार कब गाया गया? 1911, 27 दिसंबर। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने गाया? सरला देवी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? विश्व नारायण धर ने। पहली बार प्रकाशित कब हुआ? 1912 में। किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में। शीर्षक क्या था? भारत भाग विधाता या भारतो भाग्यो विधाता। ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस शीर्षक के साथ? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। किस वर्ष? 1912। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? आबिद अली ने। किसने किया? आबिद अली। इनका नहीं पूछेगा कब किया, अगर पूछा गया तो याद रखना हम लोग जब अपनाए हैं उसी का इसका डेट मान लेंगे। 24 जनवरी 1950। इन्होंने किया तो पहले ही था पर इसका डेट वगैरह नहीं कहीं क्लियरली मेंशन है। अपनाया गया कब हमारे राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950। किस भाषा में, मतलब वर्षन में हम लोग अपनाए? हिंदी। ठीक है, याद रखोगे हिंदी वाला हम लोग अपनाए हैं। ठीक है। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। संक्षिप्त रूप कितना? 20 सेकेंड। और संक्षिप्त रूप में केवल प्रथम और अंतिम पद ही गाते हैं। धुन किसने तैयार किया था? राम सिंह ठाकुर ने। कुल पद कितने हैं? 5। कंप्लीट। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत पर। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। ठीक है। रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था आनंद मठ। क्या था? इन्होंने आनंद मठ की रचना पूरा की 1875 में। कब क्या था? 1875। आनंद मठ की रचना कब तैयार हुई? 1875। और उस समय में ये पार्ट बाय पार्ट ये प्रकाशित हुआ। पूर्ण ये बुक जो प्रकाशित हुआ है वो हुआ 1882 में। कब हुआ है? 1882। अगर पूछा जाए कि आनंद मठ की रचना कब हुई है तो आंसर रहेगा 1875। कब हुई है? 1875। पर यह प्रकाशित कब हुआ किताब के रूप में? 1882। ये दोनों सवाल एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना। ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए इसकी रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी, कहाँ लिखा है इन्होंने? ये आनंद मठ में। और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1882। कब हुआ? 1882। ये लिखा कब गया था, मतलब बुक कब कंप्लीट हुआ था? 1875। ये दोनों चीज अच्छे से याद रखना, नोट्स में जो नहीं होगा उसको ऐड कर लेना। ठीक है। इसका पहली बार जो प्रकाशन हुआ, मतलब लिखा जो गया कंप्लीट जो हुआ वो 1875, पर पूर्ण रूप से प्रकाशित आनंद मठ कब हुआ? 1882। और उसी आनंद मठ के साथ ये भी प्रकाशित हुआ। ठीक है। मूल भाषा इसका भी क्या है? बंगाली। क्या है? बंगाली। ठीक है। वंदे मातरम का भाषा बंगाली। ठीक है। गाने में कितना समय लगता है इसको? 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। पर ये कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी है। ये सामान्यतः हम लोग इतना लेते हैं। कितना सेकंड लेते हैं? 65 सेकेंड। तो अगर तुमको राष्ट्रगीत पूछा जाए, एग्जाम में पूछता है, राष्ट्रगीत पूछा जाए तो 65 सेकेंड और राष्ट्रगान पूछा जाए तो 52 सेकेंड। राष्ट्रगान 52, राष्ट्रगान 52, राष्ट्रगीत 65। ठीक है। ऐसे भी याद रखना, गाना जल्दी खत्म हो जाता है, लेडीज लोग गीत याद शुरू करती है तो बहुत लंबा समय तक चलता है। ठीक है। ध्यान रखना, गीत गाने में लंबा समय लगेगा। ठीक है। कितना? 65। कितना? 65। और गाना गाने में कम समय लगेगा। कितना? 52 सेकेंड। ठीक है। पहली बार गाया गया था इसको, पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। कब गाया गया था? 1896। राष्ट्रगान को 1911 में गाया गया। राष्ट्रगान को कब गाया गया? 1911। और राष्ट्रगीत को इससे पहले गाया गया था। कब गाया गया था? 1894। 1894। अच्छा, स्थान में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 1894 का कांग्रेस बैठक भी कलकत्ता में और 1911 का भी कांग्रेस बैठक कोलकाता में। और दोनों बार एक एक चीज हम लोग को याद रखना है। 1911 वाले में राष्ट्रीय गान और 1896 वाले में राष्ट्रीय गीत। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि इसको गाया किसने था तो गाया था इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। देखना यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है वो उनकी भतीजी ने गाया, सरला देवी ने। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है। तो अगर पूछा जाए, लिखे हैं यार? नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, सुन लो सिर्फ कि अगर पूछा जाए कि इस गीत को जो कांग्रेस के समक्ष गाया था वो किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1894 में। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। बैठक की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कांग्रेस के कई बैठकों को याद रखना, उसमें से ये महत्वपूर्ण है। 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की रहीमतुल्लाह सयानी ने
1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? वी सत्यनारायण धर ने। ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं, कुल छंद कितने हैं? तो कुल छंद है 6। इसमें कितने छंद है? 6। ठीक है, स्टैंजा जो है वो टोटल कितना है? 6। ठीक है, इसका भी अनुवाद पूछा जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? नरेश चंद्र सेन गुप्त ने। ठीक, नरेश चंद्र सेन भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। इसका एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन इसका बहुत पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नरेश चंद्र सेन ने। ठीक है, और शीर्षक क्या था? द अबे ऑफ ब्लिस। क्या था शीर्षक? द अबे ऑफ ब्लिस। द अबे ऑफ ब्लिस। ठीक है, वंदे मातरम का जो अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, उसका शीर्षक था द अबे ऑफ ब्लिस। किसने किया? नरेश चंद्र सेन ने। नरेश चंद्र सेन। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, ये अच्छे से याद रखना, ये अरविंदो घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंदो घोष ने इसको गद्य रूप में लिखा। मतलब गद्य मतलब कहानी। हिंदी में ये दो शब्द होते हैं, एक होता है पद्य और एक होता है गद्य। पद्य मतलब कविता और गद्य मतलब कहानी। अगर किसी भी गाने को तुम मीनिंग मतलब अपने भाषा में बताओ, जैसे हम बोल देंगे कोई गाना तुम लोग बोल दोगे ऐसे ही लिख के कहानी रूप में, तो उसको कहेंगे गद्य वर्षन। क्या कहेंगे उसको? गद्य वर्षन। लेकिन जब हम लोग एक कविता के रूप में गाएंगे उसको क्या कहेंगे? पद्य वर्षन। कविता और कहानी में ये अंतर है कि कविता में कुछ राइमिंग वगैरह या कोई एक पैटर्न फॉलो करेगा, और गद्य में हम बस लिख देंगे उसको। ठीक है, कि मैं सुबह उठा उसके बाद मैं गया, और गाना इसको कैसे बोलेगा? सुबह उठा जब मैं गया वहां। इस तरह अगर गा दिया तो क्या हो जाएगा? पद हो गया। और दूसरा अगर गद्य में लिखना होगा तो मैं सुबह उठा और वहां गया, ये क्या हो जाएगा? गद्य। तो इन्होंने जो इसका ट्रांसलेशन किया वो किस वर्षन में किया? गद्य वर्षन में। किसने? अरविंद घोष ने। तो याद रखोगे, इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है और किस रूप में किया है? गद्य रूप में। किसने? अरविंद घोष। और इनके कर्मयोगी नाम पर पढ़ा है ना, कर्मयोगी पत्रिका किसका है? अरविंद घोष का। बुक कर्मयोगी किसका है? अरविंद घोष का। और इसी बुक में इन्होंने इसको लिखा है। किस चीज को? वंदे मातरम का हिंदी ट्रांसलेशन, जो कि कहानी के रूप में इन्होंने लिखा। क्या क्लियर हो गया? अब एक और सवाल यहां से पूछा जाता है कि इस दोनों का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं? कोई बताओ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का इस्तेमाल कहां करते हैं? जब झंडा फहराते हैं तो कौन सा गाना गाते हैं? राष्ट्रगान। झंडा फहराते हैं तो राष्ट्रगान। तो हम इसको जनरली आगाज करने के लिए राष्ट्रगान और अस्त करने के लिए राष्ट्रगीत, ये याद रखना। आगाज करने के लिए राष्ट्र है, नोट्स में नहीं है ना? ठीक है ना? लास्ट में देखो, लास्ट में कि भारतीय संसद में कोई भी सत्र जब शुरू होता है तो उसका आगाज किससे होगा? राष्ट्रगान से, और अंत किससे होगा? राष्ट्रगीत। तो हम लोग जैसे दो तरह का स्पीच देते हैं, एक होता है वेलकम स्पीच और एक होता है थैंक्स स्पीच। होता है ना? कभी ये सब कोई भी जगह अटेंड किए हो या स्कूल में कहीं तो कुछ होगा, प्रोग्राम में हिस्सा लिया होगा। एक होता है शुरुआत वाला जिसमें वेलकम स्पीच दिया जाता है, और एक होता है थैंक्स स्पीच, थैंक्स गिविंग स्पीच, जो कि आखिरी में, जो कि वहां का हेड वगैरह होगा वो आके बोलेगा आप लोग आए, अच्छा लगा, जाइए निकलिए बाहर। ठीक है तो ये हो गया। उसी तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगाज करना है तो राष्ट्रगान, आगाज करना है तो राष्ट्रगान, और अस्त करना है तो राष्ट्रगीत। ठीक है, इसको कुछ समय पहले सिनेमा हॉल में कंपलसरी किया गया था। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान करना मतलब गाना कंपलसरी किया गया था। याद है कि नहीं तुम लोगों को? याद है नोट्स में कहीं इसका मेंशन नहीं किया हुआ है? कोई बात नहीं। शायद 2016 में, 2016 सब के आसपास, हमको एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा है, अब खत्म हो गया है इसलिए हमको याद नहीं है। ईयर एक बार देख लेना कि राष्ट्रगान कंपलसरी कर दिया था सिनेमा हॉल में। अब सब बोलता था कि सिनेमा हॉल मूवी देखने आए हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने आए हैं, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई बैठा रह गया। इस पर कई बार विवाद हो गया, केस हो गया। बोला ये क्या नौटंकी है, हम मूवी देखने गए, हमको समारोह में हिस्सा लेने थोड़ी ना गए, मेरी मर्जी, हम नहीं उठेंगे। ठीक है, तब उसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये तो इलॉजिकल थोपना ना हुआ। आप ऐसे जगह पर राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या बोलोगे झंडा लेके बैठिए, तो आप खुद अपमान करना है। अगर तुमको बोला जाए कि 24/7 तुमको झंडा रखना है तो तुम सोओगे भी झंडा लेकर। ठीक है, अब झंडा मान लो तुम टॉयलेट कर रहा है तो झंडा यहाँ रखोगे, ऐसे करके रखोगे ना जी, तो कमर से नीचे तुम मांग लोगे, कुछ वो करोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जबरन थोपा जाए तुम्हारे ऊपर तो तुम राष्ट्र का उसमें क्या बोल सकते हो, मान नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, बल्कि अपमान करोगे। यही होता था सिनेमा घर में। सिनेमा घर में राष्ट्रगान शुरू हो गया, आधा आदमी बैठा हुआ है, स्पेशली जो मुस्लिम है वो कभी खड़ा नहीं होता था। 90% मुस्लिम, आज भी नहीं होता है 90% मुस्लिम। हमको बड़ा शर्म आता है इस चीज को देखकर कि भारत के 90% मुस्लिम राष्ट्रगान नहीं गाता है। हमको ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। और यही सिर्फ नहीं, संसद भवन में रहकर भी मान लो कोई कार्यक्रम का वो मेंबर है, ठीक है, मतलब मान लो ऑफिशियल कोई आदमी है, फिर भी वो चुपचाप खड़ा रहेगा। हमको आश्चर्य लगता है ऐसा।
ऐसा कैसे हो सकता है? आप पढ़े लिखे हैं, आपको तो कम से होना चाहिए। जब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होगा चुपचाप खड़ा रहेगा, इतना ही जज्ञा को खड़ा है। कुछ लोग तो ऐसा खड़ा भी नहीं होता है, बैठा है, नहीं उठेंगे। तब तो योगी जी बोला है नहीं उठेगा तो पछवाड़ा तोड़ देंगे, ठीक है। तो जितना स्कूल है सब में राष्ट्रगीत गाना कंपलसरी है। बोला देश का अपना कानून अलग चलता है, मेरा कानून अलग चलता है। हर हालत में पर डे तुमको करना है राष्ट्रगान और खड़ा होना है, और मुंह अगर आवाज दिख गया नहीं बोलते हुए तो मार के पछवाड़ा तोड़ देंगे, ठीक है। करना चाहिए सबको, ठीक है। स्कूल में हो गया या शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पे देशभक्ति जगाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये सब संजो के रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो पालन करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिनेमा घर में ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अब तुमको कोई ये सब जबरदस्ती बोले नहीं करोगे, इसलिए वो आप क्या हो चुका है, खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये कंपलसरी नहीं है, सिनेमा घर में बजने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तभी लोग हद पार कर दिया था, देशभक्ति इनके नाम पे बदनाम कर रहा था ये लोग देश। चलो क्या क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग को याद क्या रखना है, संसद भवन वाला। कि संसद भवन में कोई सत्र शुरू होता है तो किस गाने से, राष्ट्रगान से, और अंत होता है तो राष्ट्रगीत से। इतना सा चीज याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रगान गाने का इज्जत देना जबरदस्ती, मतलब क्या बोल सकते, कंपलसरी है, जबरदस्ती नहीं, कंपलसरी। राष्ट्रगान गाने के समय में हम ऐसे रहेंगे, सही है कि गलत है? गलत है। इसका एक सिंबल है, हमको सावधान पोजीशन में रहना है। ये हो गया विश्राम, कभी किए होगी नहीं किए होगी, ये हो गया विश्राम पोजीशन और ये हो गया सावधान पोजीशन। तो राष्ट्रगान गाने के समय में हमेशा हमको सावधान पोजीशन में रहना है, और अगर झंडा के समक्ष हम गा रहे हैं तो मेरा नजर झंडे पे रहना चाहिए, ठीक है। ये एक कोड है झंडा गाने, मतलब क्या बोलते हो, राष्ट्रगान गाने का। पर राष्ट्रगीत में ऐसा कोई कोड नहीं है, कोई भी कानून उस पर नहीं बनाया गया है, राष्ट्रगान पर कानून है। एग्जाम में पूछा गया एक बार, किस चीज के लिए कानून बनाया गया है, राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगीत के लिए, दोनों के लिए? तो आंसर क्या होगा, सिर्फ राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगीत के लिए कोई कानून नहीं। क्या समझ में आ गया पूरा चीज, याद हो गया? चल अच्छा, ये एक चीज छूट गया ना, इसका अनुवाद कर्मयोगी में इन्होंने कब किया था, 1909, ठीक है। चल रिवीजन करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हल्का हल्का सामान है तो रिवीजन का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे 1 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। चलो, हमारा राष्ट्रीय सिंबल क्या है, अशोक स्तंभ। अच्छा, इसका अंग्रेजी शब्द याद रखना, नेशनल एम्ब्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल एम्ब्लेम, ठीक है। तो हमारा जो, अच्छा अभी जो देख रहे थे दरोगा वाला एग्जाम जो हुआ है, उसमें ऐसा ऐसा इंग्लिश पूछा है कि जो सिर्फ अगर सुनते रहोगे कहीं थोड़ा बहुत, एक आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, ऐसा करके कुछ पूछा है, और ये पूछा है एडहॉक, एडहॉक तदर्थ का अंग्रेजी क्या होता है, एडहॉक का हिंदी क्या होता है। अब इसीलिए बोलते हैं बाबू, क्लास में अगर थोड़ा भी अगर ध्यान दोगे ना तो ये सब कर, जैसे मान लो एडहॉक बहुत बच्चा नहीं सुना होगा, पर पढ़ाने समय हम बोले थे कि नहीं, तदर्थ न्यायाधीश को ही एडहॉक न्यायाधीश कहते हैं, ये पढ़ाए थे, ठीक है। हाँ 127 अनुच्छेद, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, ये तो पढ़ा लिखा बच्चा वाला हो गया। पर वहां क्या पूछ लिया, अंग्रेजी, कि बताओ एडहॉक का हिंदी क्या होता है। अब जिसको वो याद आ गया वो कर लोगे। इसीलिए बोले हर चीज क्या पूछेगा एग्जाम में तुमको नहीं पता, हर चीज पर तुमको ध्यान रखना है जो बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, राष्ट्रीय प्रतीक जो है इसको नेशनल एम्ब्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कितने जानवर हैं? 4, ठीक है। ऊपर कौन बैठा हुआ है? शेर। नीचे कितने जानवर हैं? 4। 3 मत कर देना, नीचे भी एक शेर है तो नीचे भी है 4। और 3 अन्य जानवर कौन है? गाय। अरे सुनो, पहला ही जानवर बोलती है गाय, ठीक है। बैल है, बैल है, शेर है, और बैल है, शेर है और हाथी है, सब मजबूत जानवर है। गाय को रख के क्या करेंगे? गाय हमारी राजमाता है, घर में आराम करेगी, ठीक है। इसमें मजबूत चीज हम लोग रखे हैं। किसको रखे हैं? शेर को। किसको रखे हैं? हाथी को, ठीक है। और किसको? सांड को, ठीक है, सांड। उसके बाद राष्ट्रगान क्या हमारा? जन गण मन। रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। कितना समय लगता है गाने में? 52 सेकंड। मूल भाषा बंगाली और संस्कृत। क्या अंग्रेजी अनुवाद हुआ है? हुआ है। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? आबिद अली ने। अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950। सिंबल कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। धुन तैयार किसने किया है? राम सिंह ठाकुर, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। कितने सेकंड में गाते हैं? 65 सेकंड। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अच्छा, कहीं अगर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं मिले तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मिलेगा, दोनों एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। किस किताब में इन्होंने ये प्रकाशित किया? आनंद मठ में। इसका फाइनल प्रकाशन कब हुआ? 1882। नहीं मिलेगा तो 1875, ठीक है।
कहाँ गाया गया पहली बार? कलकत्ता में 1896 में। किसने गाया था? रहीमतुल्लाह सहनी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर। अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सहनी ने। ठीक है। अनुवाद अंग्रेजी किसने किया? नरेश चंद्र ने, नरेश चंद्र। और शीर्षक क्या था? द एबे ऑफ ब्लिस। और गद्य रूप में इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया? अरविंद घोष ने। ठीक है, चलो याद रहेगा इतना। हाँ, कर्मयोगी किताब में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। क्या हुआ?